हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का जो पीएचडी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे और एनालिसिस करेंगे, जो कि 10 मार्च 2021 को हुआ था। तो आपने क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और 20 नंबर का इंटरव्यू होता है एचयू में। तो 80 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग टेक्स्ट हैज़ नॉट बीन ऑथर्ड बाय प्लेटो। तो प्लेटो के द्वारा जो कृति नहीं लिखी गई है वो है पॉलिटिक्स, ये एरिस्टोटल की है। बाकी लॉज, रिपब्लिक, स्टेटमैन, ये क्या है, प्लेटो की बुक्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज़ द परवर्टेड फॉर्म ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो जो एरिस्टोटल है वो 3 प्रकार की शासन प्रणाली की बात करते हैं। पहली है राजतंत्र, ठीक है। राजतंत्र को अच्छा शासन मानते हैं अगर वो लोगों के हित में काम करे। जब वो स्वहित में काम करता है राजतंत्र, तो उसका जो विकृत रूप है वो हो जाता है निरंकुश तंत्र, ठीक है, टेरनी बी। दूसरा वो बोलते हैं कि एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। अभिजात तंत्र, अभिजात तंत्र क्या है, शासन का अच्छा रूप है, लेकिन इसका विकृत रूप क्या है, ओलिगार्की, वर्ग तंत्र, ठीक है। तीसरी है पॉलिटी, पॉलिटी को वो अच्छा शासन मानते हैं और इसका विकृत रूप है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पूछा गया था एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। तो एरिस्टोक्रेसी का जो विकृत रूप है वो है ओलिगार्की, वर्ग तंत्र या गुट तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड द लाइफ ऑफ मैन सॉलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस कोटेशन। तो मानव जो नेचर को है वो पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश कौन बोलते हैं, वो बोलते हैं थॉमस हॉब। तो 3 का जो राइट आंसर है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु अमोंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मार्क्सियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो इससे जुड़े हैं एम.एन. रॉय, ठीक है। 1919 में इन्होंने ये मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू विच स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी डज द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो पॉलिटिक्स इज गवर्नड बाय ऑब्जेक्टिव लॉ विच हैव रूट्स इन ह्यूमन नेचर बिलोंग। तो ये है रियलिज्म से रिलेटेड, ठीक है। जो यथार्थवाद है, मॉर्गन्थ्यू की जो 6 प्रिंसिपल है उसमें से एक प्रिंसिपल है ह्यूमन नेचर, ठीक है। वो बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रियलिज्म, यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द टेक्स्ट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये B.R. अम्बेडकर की बुक है, जो कि 1936 में उन्होंने लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द 73rd अमेंडमेंट एक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो ये है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें 29 विषय इसमें दिए गए हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ मोस्ट रिसेंटली कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अभी तेलंगाना क्या है 2014 में बना था, तो ये रिसेंटली स्टेट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच एस्पेक्ट्स ऑफ हिगल फिलोसफी डिड मार्क्स मेक यूज ऑफ हिज वाउन वर्क। तो मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने हिगल से ली थी डायलेक्टिक मेथड को। उनकी वो बोलते हैं कि जो हिगल का जो द्वंद्ववाद का सिद्धांत है वो पहले सिर के बल खड़ा था, अब मैंने उसको क्या है, पैर के बल खड़ा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु प्रोपाउंड द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। तो सप्तांग जो सिद्धांत देते हैं वो देते हैं कौटिल्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच फ्रीडम फाइटर बर्थडे इज सेलिब्रेटेड हैज़ पराक्रम दिवस इन इंडिया। तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था, जिसे कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन इज फेमसली एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इन द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशंस। तो परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं लियोन ट्रॉट्स्की, माओ जेडोंग भी, माओ से तुंग भी बात करते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है लियोन ट्रॉट्स्की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल।
तो रिटर्न जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का नहीं है। एक बारी नेट में क्वेश्चन आया था कि कौन सा अलिखित संविधान है किस देश का, और वहाँ यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन में नहीं था। तो आपने याद रखना न्यूजीलैंड भी क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इजराइल का भी क्या है, अलिखित संविधान है। तो ये आपने याद रखना है। 15 है आइडेंटिफाई द करेक्ट फेडरल फीचर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो संघवाद का जो विशेषता है वो है भारत की, उसमें क्या है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है और फ्लेक्सिबल भी है, लेकिन फ्लेक्सिबल का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, नॉन ऑफ द अबव। भारत का जो संघवाद है वो लचीला भी है और कठोर भी है, तो डी इसका राइट आंसर बनेगा। 16 है सिंस फॉर्चून इज fickle and men are fixed in their ways, I therefore conclude that men and successful while they act harmlessly with fortune and unsuccessful while they act in harmlessly with her. With which political philosopher would you associate the above quote? तो ये जो इसका जो राइट आंसर है ये बात करते हैं निकोलो मैकियावेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 17 है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो डेविड ईस्टन क्या है, सिस्टम अप्रोच या एनालिसिस की बात करते हैं। ठीक है, इमैनुअल वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं, बिल्कुल सही। जीन जैक्स रूसो जनरल बिल की बात करते हैं, जनरल बिल और एक्चुअल बिल। तो जनरल बिल और एक्चुअल बिल क्या होती है आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपने बताना है, तो अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करें। श्री अरबिंदो घोष, तो अरबिंदो घोष सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो जेपी नारायण और महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू क्या है सत्याग्रह से संबंधित थे। तो डी गलत है, बाकी 1 2 3 सही है। तो आपने जनरल बिल और एक्चुअल बिल में क्या डिफरेंस है ये कमेंट जरूर करना है। 18 है व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस इन रिसर्च। तो उपकल्पना क्या होती है शोध में। तो ऑप्शन नंबर ए प्रपोज्ड नॉलेज क्लेम। तो 2 टाइप की हाइपोथेसिस होती है, जीरो हाइपोथेसिस या आप इसको नल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। तो ये होती है कि जब हम 2 कंपोनेंट के बीच डिफरेंस नहीं लेकर चलते, कि जैसे ए और बी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और दूसरी होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें कि हम जो 2 कंपोनेंट है उसके बीच डिफरेंट देखने की कोशिश करते हैं। तो हाइपोथेसिस 2 टाइप की होती है, जीरो या नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एक बारी क्वेश्चन आया था पेपर 1 में कि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है, जीरो हाइपोथेसिस को रॉन्ग करने के लिए लाई जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। 19 है इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश गेन कंप्लीट स्टेटहुड। तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश क्या है 18वां राज्य बना था भारत का। 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 324 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो आर्टिकल 338A में इसकी व्यवस्था की गई है। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है कि जब संविधान बन रहा होता है और जो जिसकी व्यवस्था संविधान में बनाते समय की गई हो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आगे 2 टाइप की होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, या उसको हम क्या है एग्जीक्यूटिव बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है कि जिसमें कि दोनों सदनों की स्वीकृति के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा किसी बॉडी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जैसे RTI, CBC, तो ये कौन सी है स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसका कि जो सरकार जिसका निर्माण करती है वो होती है स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे नीति आयोग। तो ये भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट्स क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 21 है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड दियर पर्सपेक्टिव क्योर एलिमेंट्स। तो 21 का जो राइट आंसर है वो है ए, लिबरलिज्म टॉलरेशन से संबंधित है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर है। बाकी जो कंजर्वेटिज्म है रूढ़िवाद है वो परंपराओं पे आधारित है ना कि फ्रीडम पे। ठीक है, और सोशलिज्म संबंधित है ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये भी गलत है। मार्क्सिस्ट नहीं करते हैं फ्री मार्केट की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
22 है व्हाट इज़ द गोल ऑफ इंडियन लुक ईस्ट पॉलिसी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो उसका जो गोल था वो था इम्प्रूविंग कॉर्पोरेशन विद कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया। तो 1992 में क्या है ये पॉलिसी लाई गई थी। नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और गुजराल सिद्धांत 1996 को आया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 23 है हु इज़ द ऑथर ऑफ गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया, सी। 24 है विच कमीशन रिकमेंडेड रिजर्वेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। तो मंडल आयोग, ठीक है, ये ओबीसी के रिजर्वेशन की बात करता है। कोठारी कमीशन 1964-66 में बना था। तो ये शिक्षा से संबंधित है। सरकारिया कमीशन क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बना था। तो ये भी आपने याद रखना है। 25 है व्हाट डज ट्रेडिशनल अथॉरिटी इम्प्लाई अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर क्लासिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है सी, अथॉरिटी बेस्ड ऑन कस्टम एंड इस्टेब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। 26 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन सार्क लोकेटेड। तो ये है काठमांडू, ठीक है, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ नेशनलिज्म डिड श्री अरबिंदो घोष प्रमोट। तो वो करते थे स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के पिता अरबिंदो घोष को माने जाते हैं भारत के। तो ये इसका राइट आंसर है। 28 है वाई विच अमेंडमेंट वाज द टर्म सेकुलर इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत क्या है सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके तहत क्या है संपत्ति के जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको विधिक अधिकार बनाया गया था। तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इस्टेब्लिश्ड द पंचायती राज सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश वेरी फर्स्ट टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1952। 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज नॉट क्वालिफाई हैज़ ए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड होती है जिसमें कि हम क्या है इन डेप्थ इंटरव्यू, ठीक है, और घटनाजन्य जो घटना है उनका अध्ययन करते हैं। एंथ्रोग्राफी का अध्ययन इसमें होता है, ठीक है, और डिस्कोर्स एनालिसिस का भी इसमें हम अध्ययन करते हैं, और सिंपल रिग्रेशन का भी। लेकिन आर्चिवल रिसर्च इसमें शामिल नहीं होती है। दो प्रकार की रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में हम क्या है डाटा फैक्ट को रखते हैं, या जो चीज़ साइंटिफिक रूप से प्रूव की जा सकती है उसमें हम क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च में देखते हैं। और क्वालिटेटिव में हम क्या है एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कोर्स एनालिसिस और इन डेप्थ इंटरव्यू, ये सब ग्रुप स्टडी, ठीक है, समूह का अध्ययन, ये सब क्या है हम क्वालिटेटिव रिसर्च में के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सी राइट आंसर है। 31 है हु डिस्क्राइब सोशल मूवमेंट एज नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो 31 का जो राइट आंसर है वो है योगेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर डी। 32 है विद विच न्यूक्लियर पावर डिड इंडिया साइन द सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2006। तो ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि 2008 में लागू हुआ, ठीक है। तो कभी कभार ये भी पूछा गया था कि ये लागू कब हुआ था। तो साइन किया गया था 2005 या 6 में, और लागू हुआ था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एनशाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल बोथ टू इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेन। तो आर्टिकल 14 क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम क्या है भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 16 क्या है सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिए जाते हैं। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 29 है आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। आर्टिकल 30 है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सब क्या है भारतीयों को दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 14 क्या है भारतीय और विदेशी दोनों को दी जाती है ये राइट। 34 है हाउ डज द थ्योरी ऑफ मोनिज्म अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 34 का। इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ आर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी ऑफ नॉलेज लॉ। 35 है व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द लेनिन लग्जमबर्ग डिबेट। तो लेनिन क्या है ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट है, ठीक है,
और जो लेनिन है वो क्या है, न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर है। तो इनके बीच जो डिबेट का मेन मुद्दा था वो था रोल ऑफ द वैनगार्ड पार्टी। ठीक है, जो मार्क्स है या ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट है वो पार्टी की बात नहीं करते हैं, लेकिन रोल ऑफ द वैनगार्ड वो बोलते हैं, लेनिन बोलते हैं कि जो साम्यवाद का जो विस्तार है वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि साम्यवाद को कैसे स्थापित करना है। लेकिन लग्जमबर्ग क्या है, इसका विरोध करती है। वो बोलती है कि मार्क्स ऐसा कुछ भी नहीं कहते कि पार्टी की बात नहीं करते हैं। तो ये डिबेट का मेन मुद्दा था इन दोनों के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 36 है, व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एलिट थ्योरिस्ट एंड मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट। तो उनके बीच जो डिफरेंस था वो था ऑन एप्लीकेशंस ऑफ पावर। ठीक है, तो एलिट थिंकर और मार्क्सिस्ट थिंकर में जो डिफरेंस है वो है ऑन एप्लीकेशन ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 37 है, विद वूम इज़ द प्रिविलेज्ड व्यू ऑफ डेमोक्रेसी एसोसिएट। तो बहुलवाद जो लोकतंत्र है वो संबंधित था रॉबर्ट डाहल से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 38 है, नो रिलीजन ऑन अर्थ प्रीचेज द डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी इन सच ए लॉफ्टी स्ट्रेन हैज हिंदुज़म एंड नो रिलीजन ऑन अर्थ ट्रेंड्स अपॉन द नेक्स ऑफ द पुअर एंड लॉ इन सच ऑफ फैशन हैज हिंदुज़म, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द कोटेशन। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है बी, स्वामी विवेकानंद। तो ये कुछ साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर है बी। 39 है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो जो व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, तो रेगुलरिटीज़ ये बात करता है व्यवहारवाद, वेरिफिकेशन की भी बात करता है, और पॉलिटिकल साइंस को क्या है, प्योर साइंस बनाने की वो बात करता है। वो बोलता है कि वैल्यूलेस की बात करता है, लेकिन अप्लाइड साइंस की बात नहीं करता है, बिहेवियरलिज्म। तो जो व्यवहारवाद है उसके जो पिता है वो है डेविड ईस्टन। ठीक है, और इसके जो दार्शनिक पिता है वो है चार्ल्स मेरियम। तो ये भी आपने याद रखना है। और कभी कभार जो इनकी जो विशेषताएं है, व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। और पोस्ट बिहेवियरिज्म की 7 फीचर्स है, तो ये आपने याद रखना है। कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, which of the following dispute do not qualify as being part of the Supreme Court of India original jurisdictions। तो जो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है वो है dispute on adjustment of certain expenses and pension between the center and state। तो जो पेंशन का जो मुद्दा है सेंटर और स्टेट के बीच, ये इसको हम क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बाकी डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, तो केंद्र और राज्य के बीच जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम सीधे क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सी है, डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन द साइड वन और मोर स्टेट और अदर, तो उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, तो इन सभी के लिए हम क्या है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन पेंशन जो सेंटर स्टेट का जो मुद्दा है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन से बाहर है, क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये इसका राइट आंसर है। 41 है, इन विच कंट्री डिड द पॉलिटिकल क्रीड ऑफ फासिज्म ऑरिजिनेट। तो ये हुआ था इटली में। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। जर्मनी में नाजिज्म, ठीक है, हिटलर इससे संबंधित है। 42 है, द फॉलोइंग ट्रिपटाइज करेक्टराइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल कल्चर हैज़ द ट्रेडिशनल द मॉडर्न एंड द सैनिटी हैज़ बीन गिवन बाय विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है बी, WH मॉरिस जॉन्स बात करते हैं इसकी। ठीक है, 42 का जो राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मनी बिल। तो मनी बिल संबंधित है 110 आर्टिकल से। जो आर्टिकल 80 है सॉरी, ये बात करता है राज्यसभा के गठन का प्रावधान के बारे में, और जिसमें कि अधिकतम संख्या 250 है। ठीक है, राज्यसभा की सदस्यों की, और वर्तमान में 245 है। आर्टिकल 90 बात करता है अवकाश के बारे में और संसद के इस्तीफा और संसद में उपसभापति के पद से हटाने के बारे में। और आर्टिकल 100 जो है वो बात करता है सदनों में मतदान रिक्तियों के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। और 110 है मनी बिल से।
44 है, हु डिफाइंड न्यू कॉलोनिज्म इन द फॉलोइंग टर्म्स? द इसेंस ऑफ न्यू कॉलोनिज्म इज दैट द स्टेट विच इज सब्जेक्ट टू इट इज इन थ्योरी इंडिपेंडेंट एंड हैज ऑल द ऑन आउटवर्ड trappings of international sovereignty. In reality, its economic system and thus its political policy in directed from outside. तो ये बात करते हैं 44 का जो राइट आंसर है एन क्रूमा। तो ए इसका राइट आंसर है। न्यू कॉलोनिज्म से ये जुड़े हैं, नव उपनिवेशवाद से। तो ये इनकी कोटेशन थी। 45 है, इन विच ईयर वाज द भारतीय किसान यूनियन BKU फॉर्म्ड? तो ये बना था 45 है बी 1978 को। 46 है, हाउ डिड हिगल अंडरस्टैंड हिस्ट्री? तो जो हिगल हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री हैज ए सर्टेन मीनिंग, पर्पज एंड सिग्निफिकेंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 47 है, विच लॉ promulgated by the Indian Parliament enabled the identify use of England as one of the official language of the country? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। 48 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर का जो नाम है वो डूरंट लाइन। और रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन लाइन है भारत और चीन के बीच। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच। और लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 49 है, विद वूम इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैलिसिफिक कैलकुलेशन एसोसिएटेड? तो ये है जेरेमी बेंथम। वो बोलते हैं कि सुख दुख को हम क्या है माप सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। 50 है, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? तो आर्टिकल 32 ये बात करता है। 51 है, इन विच पर्वा ऑफ द महाभारत वुड यू फाइंड ए डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल फिलॉसफी? तो शांति पर्व में क्या है? ये महाभारत पर्व ऑफ द महाभारत की बात करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। 52 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन? तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है, सबसे पहले आप क्या है लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं जिसमें कि नल या जीरो हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। फिर आप क्या है रिसर्च डिजाइन करते हैं। तो ये इसका सही सीक्वेंस था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच एमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो स्रोत नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ लॉ की जो भी ट्रीटी होती है वो संबंधित होती है इससे। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ से संबंधित होती है। इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ, लेकिन डिवाइन लॉ क्या है दिव्य कानून, ये इससे संबंधित नहीं होते हैं इंटरनेशनल लॉ से। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। 54 है, पार्ट 17 of Indian Constitution dealing with issue of the official language of the Republic and the its constituent state was based on which of the following proposals? तो 54 का जो राइट आंसर है वो है मुंशी आयंकर प्रपोजल। बी इसका राइट आंसर है। 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल कल्चर इज नॉट ए पार्ट ऑफ द आमंड एंड बर्मा क्लासिक ड्यूटी स्टडी ऑन द सब्जेक्ट पब्लिश्ड इन 1963? तो इन्होंने 1963 में क्या है सिविक कल्चर एक बुक लिखी थी, बहुत ही फेमस है, आमंड और बर्मा की। तो उसमें वो पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। इसमें वो बोलते हैं कि इसमें ऐसे व्यक्ति या संगठन होते हैं जो ना तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते हैं और ना ही उनका इंटरेस्ट होता है पॉलिटी में। ठीक है, या प्रशासन में या देश के शासन में, ये इनका ना तो पार्टिसिपेशन होती है ना ही ये इंटरेस्ट रखते हैं। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, तो इसमें वो बात करते हैं कि वो शासन के बारे में ऐसे संगठन या ऐसे ट्राइबल्स एरिया होते हैं जो पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी रखते हैं कि उनके जो क्या राइट्स है, क्या कौन कौन सी ड्यूटी है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तीसरा है पार्टिसिपेट पॉलिटिकल कल्चर, तो इसमें वो बात करते हैं इसमें ऐसे संगठन होते हैं जो कि अपने जो राइट्स है, अपने जो ड्यूटीज़ है वो जानते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी होती है। लेकिन कॉस्मोपॉलिटन पॉलिटिकल कल्चर की ये बात नहीं करते हैं। तो 3 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं वो, तो आमंड एंड बर्मा। तो डी इसका रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। 56 है, अकॉर्डिंग टू द लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एंड द
बिहेवियरलिस्ट व्हाट वाज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वाज हिस्टोरिस्ट इन नेचर। तो बी इसका राइट आंसर है। 57 है Who among the following does not belonging to the theory of realism in international relations theory। तो जो यथार्थवाद का सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, उनसे जो थिंकर्स जुड़े हैं थुसिडाइस ये इनसे जुड़े हैं, हैंस जे मॉर्गन्थो, इनके 6 प्रिंसिपल को आपने जरूर याद रखना है, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। केनेथ वोल्टेज न्यू रियलिज्म के फादर है, और हेडली बुल एक ऐसे थिंकर्स है जो रियलिज्म से नहीं जुड़े हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 है हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज ए मिलिट्री डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश। तो मिलिट्री डिक्टेटर है बांग्लादेश के हसन मोहम्मद हर्षद, ये इसका राइट आंसर है। 59 है विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्रीज द वोटिंग एज ऑफ इट्स सिटीजन फ्रॉम 21 ईयर से 18 ईयर्स। तो वो हुई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। ठीक है, राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। और 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या है संपत्ति के अधिकार को क्या है कानूनी अधिकार बनाया गया था। और 73rd अमेंडमेंट के द्वारा क्या है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और 91st जो अमेंडमेंट है वो मंत्रिमंडल के जो आकार है उसमें 15% का क्या है उसको सीमित कर दिया था। ठीक है, 15% तक, और सबसे कम क्या है 12 इसके सदस्य होने चाहिए। तो ये भी आपने देख लेना है। आपने क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को चारों ऑप्शन को क्या है हल करना है, तभी उसका फ़ायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या पता कि 4 में से कोई ऑप्शन के बारे में या क्वेश्चन डल जाए। 60 है द गोरखालैंड मूवमेंट एम टू कवर्ड आउट ए सेपरेट स्टेट फ्रॉम विच एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो गोरखालैंड मूवमेंट चला था वो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वो उसमें से क्या है एक अलग लैंड की मांग कर रहे थे कि हमें क्या है इससे बांग्लादेश से अलग करके क्या है हमें एक गोरखालैंड स्टेट बनाई जाए। तो सी इसका राइट आंसर है। 61 है विच पॉलिटिकल पार्टीज एमर्ज फ्रॉम द इंडियन अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट दैट द टुक प्लेस इन 2011। तो आम आदमी पार्टी क्या है अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट इन्होंने चलाया था। तो बी इसका राइट आंसर है। 62 है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यशवंत सिंह परमार पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। 63 है हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर डज नॉट बिलोंग टू द डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित थे एंड्रे एजी फ्रैंक, सामिर आमीन और रॉल प्रोबिस। लेकिन जो डब्ल्यू रोस्टो है ये विकास टेक ऑफ मॉडल इन्होंने दिया था। ठीक है, ये डिपेंडेंसी थ्योरी से संबंधित नहीं थे लेकिन विकास के सिद्धांत से संबंधित थे। तो टेक ऑफ मॉडल से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपने इस कॉन्सेप्ट को भी क्या है क्लियर कर लेना है। 64 है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिकम ए सक्सेसर टू द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। तो गेट जो था उससे बना था WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी WTO की। तो बी इसका राइट आंसर है। 65 है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो जो गुजराल सिद्धांत है वो 1996 को दिया था। के गुजराल क्या है उस समय भारत के विदेश मंत्री थे। और एक बारी क्वेश्चन बना था कि उस टाइम जो गुजराल सिद्धांत है उस टाइम देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो HD देवेगौड़ा उस टाइम प्रधानमंत्री थे। तो गुजराल सिद्धांत जो बात करता है वो करता है ऑप्शन नंबर डी विद द नेबर्स लाइक बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड श्रीलंका, इंडिया शुड नॉट आस्क टू रेसिप्रोसिटी वट गिव टू देम वट इट कैन इन गुड फेथ। तो डी इसका राइट आंसर है। 66 है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो 66 का जो राइट आंसर है वो है सी लिबरल डेमोक्रेसी एक्सक्लूसिवली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बोर्जियस। तो सी इसका राइट आंसर है। 67 है it is Swaraj when we learn to rule ourselves. It is therefore in the palm of our hands. Who is the author of these words? तो 67 का जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी डी।
68 है, among the following option which provision of the Indian Constitution deal with the administration of tribal belonging to North East state। तो ये बात करते हैं 6th शेड्यूल में इसकी व्यवस्था की गई है। 5th जो शेड्यूल है वो संबंधित है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में। 7th शेड्यूल में क्या है, 3 प्रकार की वो कार्य बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। और 8th शेड्यूल में क्या है, भाषा के बारे में 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है। 69 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल समिट हैव ऑकर्ड रेजुलेटिंग इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम। तो इसका जो सही विकास का क्रम है वो है ऑप्शन नंबर ए, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, फिर उसके बाद होती है न्यू दिल्ली बांडुंग कॉन्फ्रेंस, फिर बांडुंग अफ्रीकी एशियन पीपल सॉलिडेटरी कॉन्फ्रेंस, फिर होती है सियारो। तो ए इसका राइट आंसर है। 70 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व। तो हिंदुत्व की बात करते हैं वी डी सावरकर। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, वहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन बनता है, द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी। और द हिंदुत्व ये बुक भी इन्होंने क्या है 1923 में लिखी थी। तो ये भी आपने याद रखना है। 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑथर्स एंड दियर रिस्पेक्टिव टेक्स्ट इन इनकरेक्ट। तो जो जॉन रॉल्स है ये आइडिया ऑफ जस्टिस ये नहीं बात करते। इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि इन्होंने 1971 में लिखी थी। अमर्त्य सेन डेवलपमेंट हैज़ फ्रीडम, तो इनके लिए इस बुक के लिए क्या है इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। माइकल वॉल्जर स्पेयर ऑफ जस्टिस की बात करते हैं, बिल्कुल सही। रोलांड डॉर्किंग तो टेकिंग राइट सीरियसली, तो ये भी इन्हीं की बुक है। तो इनकरेक्ट जो पेयर है वो है जॉन रॉल्स आइडिया ऑफ जस्टिस, ये इनकी बुक नहीं है। 72 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फीचर्स ऑफ मंडल थ्योरी प्रोपाउंड बाय कौटिल्य ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो मंडल सिद्धांत में क्या है माध्यम या मध्य की बात करते हैं, ठीक है, जो कि जो मित्र राष्ट्र और शत्रु राष्ट्र के जो बीच का स्टेट होते हैं माध्यम, या उसकी बात करते हैं कौटिल्य मंडल सिद्धांत में। कोश, धर्म और आमत्य ये क्या है सप्तांग सिद्धांत के पार्ट है, ना कि मंडल सिद्धांत के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज इंसर्टेड इनटू द प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसके तहत शामिल किया गया था सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द को, ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। 74 है, इन विच ईयर वाज द हाइड्रो पावर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश इनेक्टेड। तो ये 2006 में क्या है ये लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 75 है, द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स वाज क्रिएटेड बाय विच ट्रीटी। तो 75 का जो राइट आंसर है वो है डी, इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड 1987। 76 है, विच कंट्री वर साइन टू द शिमला एग्रीमेंट 1972। तो ये हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच, जो 1971 में वॉर हुई थी उसके सॉल्यूशन के लिए। 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है ही sees that state budget is laid before the legislature of the state, and 3 money bills can be introduced in the state legislature only with his prior recommendations। तो बी ये गलत है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओनली 2 इज़ फॉल्स, बाकी 1 और 3 क्या है ये राइट है, ट्रू है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 है, who has given the following definition of political parties. A party is not a community but a collection of communities, a union of small groups dispersed throughout the countries and linked by coordinating institutions। तो ये बात करते हैं मॉरिस डुअर्सबर्ग, ठीक है, उनकी एक बुक है द पॉलिटिकल पार्टीज, जो उन्होंने 1911 में लिखी थी। तो ये भी आपने याद रखना है। 79 है, अकॉर्डिंग टू बेंटिंग एडरसन नेशंस है आर। तो जो बेंटिंग एडरसन है वो इमेज कम्युनिटी की बात करते हैं, कल्पित समुदाय की बात करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, आज का लास्ट क्वेश्चन,
द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ प्राइमरली बीइंग ऑक्यूपाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो हिमाचल प्रदेश में जो मेजर में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो दो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया HP यूनिवर्सिटी शिमला PhD एंट्रांस पॉलिटिकल साइंस जो कि 10 मार्च 2021 को हुआ था। तो इससे पहले क्या है, मैं हिमाचल PGT एग्ज़ाम 2010 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिहार PGT एग्ज़ाम को भी मैं क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये भी आप देख ले। अगर आप HP PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में क्या है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट के मिलते रहेंगे। तो आपने क्या है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस भी देख लेने हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।